हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना पहला चैप्टर जो है सोशल साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है, पर आज इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर फिर बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम बिगिन करेंगे इस चैप्टर को हम फुटबॉल से। एक गेम है जिसे हमें प्रोबेबली आप सभी ने सुना होगा या इवन खेला भी होगा। ये नेम खुद सजेस्ट करता है कि गेम के अंदर इन्वॉल्व करता है प्लेयर के पैरों से, है ना। फुटबॉल मतलब नाम से हम समझ सकते हैं, फुट से खेल सकते हैं हम बॉल को, इस तरह का। तो प्लेयर की फिट के साथ खेला जाता है और रूल्स के हिसाब से फुटबॉल के अगर बॉल टच करती है आर्म को, किसी भी प्लेयर के मतलब गोलकीपर के आर्म को छोड़कर, जहां आप गोल करने वाले वहां जो एट द एंड खड़ा हुआ है उसके कहीं भी बॉडी पार्ट पे लगता है तो उससे फाउल नहीं माना जाएगा। अदरवाइज वो टच अगर करती है बॉल तो उसे फाउल माना जाता है। सो अगर प्लेयर स्टार्ट करते हैं उस बॉल को होल्ड करना उनके हाथ में और पास करते हैं उसे अराउंड, तो वो प्ले नहीं कर रहे हैं फुटबॉल, है ना। जब भी फुटबॉल का मतलब ही कि आपको पैर से ही वो गेम को खेलना है। सिमिलरली अदर गेम्स जो होते हैं जैसे हॉकी या क्रिकेट, जिसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं जिसके साथ ही आपको उसे खेलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसे खेलना पड़ता है। और इस तरह के रूल हेल्प करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि वो गेम कैसा है, और हेल्प करते हैं हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए एक गेम को दूसरे गेम से। और ये फंडामेंटल जो होते हैं गेम के, जो हम जानते हैं जिसे हम बुलाते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल होते हैं गेम के, उसे कहा जाता है। और इस तरह से गेम्स जो होता है, सोसाइटी के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं जो मेक करते हैं हमारी सोसाइटी को और डिफरेंशिएट करते हैं उसे अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज से। लार्ज सोसाइटीज जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल साथ में रहते हैं, ये रूल्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं कॉन्सेंसस को। और मॉडर्न कंट्रीज में ये कॉन्सेंसस जो है यूजुअली अवेलेबल होते हैं रिटन फॉर्म में, और ये रिटन डॉक्यूमेंट जिसे हम रूल कहते हैं उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक हम ये कह सकते हैं कि जो रिटन रूल होते हैं उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और हमने जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था, क्लास 7th में भी हमने देखा था हमारे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की टेक्स्ट बुक में। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़नी चाहिए या पड़ती, क्यों हमें जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, और क्यों हम इतने क्यूरियस होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा जाए और किसने उसे लिखना चाहिए? क्या आपको ये जानने की कभी वंडर नहीं हुआ या ऐसा नहीं लगा? तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन सारे इश्यूज को और देखेंगे कि क्या की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सारे फीचर्स जो हैं बहुत ही क्रूशियल है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इंडिया में, और कुछ इसमें से जो है वो फोकस करते हैं डिफरेंट चैप्टर्स को भी इस बुक में जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे हम अपने चैप्टर की, जिसका हमारा पहला टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया गया है जिसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में हमें दिया गया है, जिसमें 1934 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये असर्शन हुआ था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कि वो फॉर्म होनी चाहिए। इंडियंस जो हैं उन्हें मोमेंटम मिलना चाहिए उसका, जो कन्वेंट हुआ था दिसंबर 1946 में। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आगे भी पेज 2 पे फोटो दी है जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम आगे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, असेंबली के बारे में या फोटो के बारे में हमें दिया है। अब हम शुरू करते हैं। आज मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वर्ल्ड की, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर ये नेसेसरी नहीं है कि सारी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन, सारी जिन कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है सेवरल पर्पसेस को। फर्स्ट, वो लेआउट करता है सर्टेन आइडियल्स को जो फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री जहां पर वो सिटीजन एस्पायर करते हैं या रहने के लिए एस्पायर किए जाते हैं। और वो अनदर वे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किस तरह से फंडामेंटल नेचर हमारी सोसाइटी का होना चाहिए या है। कंट्री जो है यूजुअली बनी होती है डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल से जो शेयर करते हैं उनके सर्टेन बिलीव्स को, बट नेसेसरीली मतलब हम कह सकते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है कि वो सारे इश्यूज पर एग्री हों। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है सर्व करने के लिए सेट ऑफ रूल्स को और प्रिंसिपल्स को कि सारे पर्सन्स जो हमारी कंट्री में वो एग्री होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द वे जिसमें कंट्री जो है वो गवर्न की गई है। इसके अंदर ना कि सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट आती है, बट एग्रीमेंट भी आता है जिस पे सर्टेन आइडियल्स जो हैं उन्हें बिलीव किया जाता है। उन आइडियल्स पे सभी बिलीव करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसे अपहोल्ड किया जाए इस तरह से।
आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। पहले पिक्चर में हमें दिया गया कंट्री ऑफ नेपाल जो है उन्होंने विटनेस किए थे सेवरल पीपल्स के स्ट्रगल को डेमोक्रेसी के लिए। पीपल्स जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया था 1990 में और एस्टैब्लिश की थी डेमोक्रेसी लास्टेड फॉर 12 इयर्स, जो 12 इयर्स तक चली अंटिल 2002 तक। अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र जो थे साइटिंग द मोएस्ट अपराइजिंग जो था कंट्री साइड में, वो उसका रीजन था और वो डिफरेंट एस्पेक्ट जो थे उनके ऊपर टेक ओवर कर रहे थे गवर्नमेंट के विद आर्मीज असिस्टेंट। तो इस तरह से फाइनली वो जो किंग थे उन्होंने हेड ऑफ द गवर्नमेंट उन्हें वो बन गए फरवरी 2005 में, और नवंबर 2005 में मियोसिस जो थे ज्वाइन किया गया मियोसिस ने ज्वाइन किया अदर पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि वो साइन कर सके 12 पॉइंट एग्रीमेंट को। ये एग्रीमेंट सिग्नल किए गए थे लार्जर पब्लिक में इमिनेंट रिटर्न जो था डेमोक्रेसी का वो मिल सके और पीस मिल सके। 2006 में ये पीपल्स मूवमेंट जो था डेमोक्रेसी के लिए शुरू हुआ और उसमें इमेंस फोर्स की मतलब जरूरत थी, वो उन्हें गेन हुई वहां पर। ये रिपीटेडली रिफ्यूज होते गए स्मॉल कंसेंसस जो थे जिसमें किंग्स बने थे, और फाइनली अप्रैल 2006 में किंग रिस्टोर्ड हुआ और थर्ड पार्लियामेंट और आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और फिर वापस उन्हें कहा गया कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। 2007 में नेपाल ने अडॉप्ट किया था एक इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन को। ऊपर जो फोटोज दी हैं वो शो करती हैं कुछ सीन्स को जिसमें पीपल्स की मूवमेंट बताई गई है डेमोक्रेसी के लिए 2006 में। अब हम अपने आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो आप सिर्फ देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मीन्स जो होता है जिसमें द कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस जो है रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल की वो दी गई है। कंट्री जो है उन्होंने बॉर्डर किया था इंडिया को ऑन द नॉर्थ, और अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल जो थे वो एक मोनार्ची थी। नेपाल में मोनार्ची चलती थी, जो हमने पहले भी पढ़ा था। मोनार्ची मतलब किसी एक का या किंग का जो है वो राज चलता, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल जो था, जो अडॉप्ट किया था 1990 में, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि फैक्ट जो है जिसमें फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड करेगी किंग के साथ में, मतलब किंग जो बोलेगा वही होगा। पीपल की मूवमेंट जो थी नेपाल में वो सेवरल डिकेड्स तक चलती रही ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके डेमोक्रेसी को, और 2006 में उन्होंने फाइनली सक्सीड किया, और जो पावर था किंग का वो एंड में आ गया, या कह सकते हैं खत्म हो गया। अब पीपल जो थे उन्हें लिखना था एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके नए डेमोक्रेटिक नेपाल को, और इसीलिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। और रीजन जो था वो जो चाहते थे दैट डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन ये था कि वो अपने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे जो किंग ने बनाया था, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था आइडियल्स को उस कंट्री के, जो भी नेपाल को चाहिए था उस तरह से। और इसीलिए नेपाल के लोग जो थे इस चीज के लिए, इस मूवमेंट को उन्होंने चलाया था। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे हम जानते हैं कि जिसमें चेंज जो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो है वो चेंज होते हैं गेम ऑल टुगेदर में। नेपाल जो था बाय मूविंग फ्रॉम द मोनार्ची, जैसे ही मोनार्ची से वो हटा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब कन्वर्ट हुआ तो उन्हें भी चेंज की जरूरत पड़ी। सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो थे उन्हें चेंज करने की जरूरत पड़ी न्यू सोसाइटी के लिए, और इसीलिए पीपल जो थे नेपाल के वो प्रोसेस में थे कि वो राइटिंग करें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को उनकी कंट्री के लिए। कैप्शन अलॉन्ग साइड जो है वो हमें दिया गया, वो एलोबरेट कर रहा है नेपाल के स्ट्रगल को जो डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने किए थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये डिफाइन करना था कि नेचर जो है कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का वो कैसा है। फॉर एग्जांपल नेपाल के अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता था कि कंट्री जो है वो रूल की जाएगी किंग के थ्रू, और उसी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पर चलेगी। कंट्रीज में जो अडॉप्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट का, और पॉलिटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की प्ले करते हैं, जो वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को ले आउट करने के लिए, लेइंग आउट करने के लिए, जो गवर्न करती है डिसीजन मेकिंग को विद इन द सोसाइटी। डेमोक्रेसी में हम चूज करते हैं अपने लीडर को, हम खुद चूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारे बिहाफ में उनकी हो जाती है जिसे हमने चुना है। हाउएवर यहाँ पर ऑलवेज पॉसिबिलिटी होती है कि लीडर जो है वो मिसयूज ना करे, पॉसिबिलिटी होती है कि लीडर्स जो है वो माइट मिसयूज कर सकते हैं उनकी अथॉरिटी को, और कॉन्स्टिट्यूशन को यूजुअली प्रोवाइड कर सकते हैं सेफगार्ड्स। मतलब आप ये होता है कि अगर वो मिसयूज कर रहा है तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आप यूजुअली प्रोवाइड कर सकते हैं सेफगार्ड्स को इस चीज के अगेंस्ट में। मिसयूज जो है अथॉरिटी का वो रिजल्ट करता है ग्रॉस इनजस्टिस को, एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन जो हमें नीचे दी गई है।
इस तरह का ये जाता है कि लीडर जो है मिसयूज कर रहा है अपनी पावर का, उसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया है। सुरेश एक क्लास